वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस के सर्वप्रथम बैच में। चांदनी, शिपाली, अनुपम, जागृति, संस्कृति, शिम्पी, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। सोनम, अंजलि दुबे, निशांत, जिनका नाम नहीं लिया गया है, उनको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से क्लास कर रहे होंगे, अच्छे से नोट्स का रिवीजन कर रहे होंगे। और इस टॉपिक के पूरा होने के बाद मैं बता दूंगा कि अब आपको क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, किस टॉपिक का सॉल्व करना है, ये टॉपिक कंप्लीट होने के पश्चात। तो चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़िए, लिंक चलते हैं सीधा सेशन में। और इस समय हम लोग चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता। और भारतीय संविधान की विशेषता का नेक्स्ट टॉपिक है, अभी 2 क्लास और होने हैं भारतीय संविधान की विशेषता का, एक आज और एक अगली कक्षा में। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं आज के सेशन में। कल भारतीय संविधान की विशेषता में मैंने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को बताया था, पंथ निरपेक्षता को बताया था, गणराज्य बताया था, और आज हम लोग उसके आगे चलेंगे। तो कल के टॉपिक में हम लोगों ने भारतीय संविधान की विशेषता में क्या पढ़ा था? भारतीय संविधान की विशेषता में पंथ निरपेक्षता को मैंने समझाया था। पंथ निरपेक्षता को मैंने समझाया था, साथ ही साथ मैंने लोकतंत्र को समझाया था, इसके साथ ही साथ मैंने गणराज्य, इन 3 टॉपिक की डिस्कशन हम लोगों के हुए थे ना। और आज हम लोग आगे चलेंगे और अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। आज हम लोग बताएंगे भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और एकल न्यायपालिका, या कह सकते आपातकाल और स्थानीय स्वशासन को शामिल किया गया है। ये सब अलग से टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। फंडामेंटल राइट भी अलग से पढ़ेंगे, डीपीएसपी भी पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी भी पढ़ेंगे, न्यायपालिका भी पढ़ेंगे, इमरजेंसी भी पढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था भी अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या पढ़ाएंगे सर आज? यहाँ केवल मैं आज आपको ये बताऊंगा कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में ये विशेषता ये भी है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी को भी शामिल किया गया है। भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ठीक है, वेरी ठीक है, बेहतर है। बस ये है कि अभी थोड़ा सा कोल्ड है, सर्दी ठीक होकर के खांसी की तरफ थोड़ा सा परिवर्तन है। एक्चुअली हम लोग को रेस्ट नहीं मिलता ना, कि जब भी कोई आपको हल्का सा तबीयत खराब होती है, जब रेस्ट हो जाता है तो आसानी से आराम हो जाता है। और हम लोग का लाइबिलिटी ऐसी है, जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि सुबह से शाम तक कई हज़ार बच्चों का इंतजार रहता है। उनके इरादे, उनके मंसूबे हम लोगों की मेहनत पर टिके रहते हैं। तो इसलिए आराम मुश्किल है हम लोग के करियर में, हम लोग के लाइफ में, क्योंकि बच्चों की उम्मीदों के लिए करना होता, अपना मामला होता, खुद की दिक्कतें होती तो 4-5 दिन रेस्ट ले लेता है। लेकिन हम अगर रेस्ट ले लेंगे तो 10,000 बच्चों को रेस्ट लेना पड़ जाएगा, इसलिए हम ये रेस्ट नहीं ले पाते हैं ना। खैर ठीक है, बेहतर है स्थितियाँ। और जितना अधिक क्योर हो सक रहा है मेडिसिन के द्वारा, देसी दवाओं के द्वारा, क्योर के द्वारा, परहेज के द्वारा, वो सब मैं कर रहा हूँ, लेकिन टाइम तो लगेगा ना। तो आज मैं आपको इन सारी चीज़ों को बताऊंगा भारतीय संविधान की विशेषता, क्योंकि जब मैं संक्षिप्त में परिचय दूंगा, कई बार बच्चे सोचते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट खत्म हो गया। अभी फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो मैं 5 घंटे 7 घंटे में पढ़ाऊंगा, डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तो 2 घंटे में पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल ड्यूटी 1.5 घंटे में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी केवल इसका परिचय दूंगा कि संविधान में क्यों शामिल किया गया, इसकी क्या विशेषता है। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूं कि भारतीय संविधान के भीतर भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है। भारतीय संविधान की विशेषता में एक विशेषता ये भी है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, सॉरी, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, और राज्य के नीति निदेशक तत्व
मैं साथ में थोड़ा सा अदरक की सिप लेता रहूंगा तो गले में मेरे राहत रहेगी। मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी और राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी और मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया है। अब क्या इसका उद्देश्य था, क्या मतलब था, क्यों ये फंडामेंटल ड्यूटी शामिल किया गया है? इसका मैं कुछ तो आपको तरीका बताता हूं कि आखिरकार संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल क्यों किया गया है, इसके पीछे का क्या रीजन था, क्यों शामिल किया गया है, ये समझना बड़ा जरूरी है बच्चों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको सरकार के 3 अंगों को समझाया है कि शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के 3 अंग है। एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है, एक न्यायपालिका है। एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है, एक न्यायपालिका है। ये सरकारों के तीनों अंगों को कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। क्या जिम्मेदारी दी गई है, ये मैंने समझा दिया है कि विधायिका का काम होगा वो कानून बनाएगी, कार्यपालिका का काम होगा वह बनाए हुए कानूनों को लागू कराएगी, और न्यायपालिका का काम होगा इस बात की निगरानी करेगी कि जो कानून विधायिका ने बनाया है, जिस कानून को कार्यपालिका ने लागू कराया है, वह संविधान के दायरे में रहते हुए किया गया है या नहीं, संविधान के अधीन रहते हुए किया गया है या नहीं, संविधान की मर्यादाओं का पालन किया गया है या नहीं, इस बात की निगरानी करने के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया। अच्छा, किसी भी व्यक्ति को जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो जिम्मेदारी के लिए उसको पावर दिया जाएगा, केवल जिम्मेदारी दे दी जाएगी। जैसे अगर कहा जाएगा मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं, आप बड़ी दीदी हैं, आप बड़े भाई हैं, आपको कहा गया भैया हम लोग जा रहे हैं 2 दिन नानी के यहाँ, आप लोग परिवार को संभालिएगा। जब आप परिवार को संभालेंगे, तो आपके पास कुछ पावर दिया जाएगा, केवल कह दिया जाएगा परिवार को संभालिए? नहीं सर, तब पावर दिया जाता है। मम्मी पापा कह के जाते हैं अगर गोलू और पिंकी बाहर जाएं तो इनको तमाचे लगाना, अगर ये शरारत करें तो कमरे में बंद कर देना, अगर ये बाहर खेलने के लिए जाएं तो इनको अंदर लेके आ जाना, अगर ना माने तो फोन करके बताना और इनको खूब पीटना। ये पावर दी जाती है ना? क्यों दी जाती है? अगर ये पावर नहीं दी जाएगी आपको तो छोटे गोलू और पिंकी आपका कहाँ मानेंगे ही नहीं। जैसे मम्मी पापा बाहर जाएंगे वैसे वो अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाएंगे, छत पे पतंग उड़ाने लगेंगे, लेकिन पता है कि दीदी बजा देंगे, भैया मार देंगे, हमारी सर्विस हो जाएगी, इसलिए उन पर नियंत्रण बना रहता है। यानी कि यदि आपको जिम्मेदारी दी जा रही है और जिम्मेदारी के साथ यदि आपको शक्ति नहीं दी गई तो फिर आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मम्मी पापा को बाहर जाने पर बड़े भाई को, बड़े बहन को पावर देनी पड़ती है, शक्ति देनी पड़ती है। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पावर दी जाती है तो वहां पर खतरा भी होता है कि उसके द्वारा उस शक्ति का, उस पावर का गलत इस्तेमाल ना कर लिया जाए, कहीं उसका गलत प्रयोग ना कर लिया जाए, इस बात का खतरा भी बना रहता है। हो सकता है दीदी को पुरानी टीस हो तुमसे कि तुम बहुत हमारा शिकायत करती थी मम्मी से ना, आज मैं तुमको पीटूंगी, आज मैं अपना बदला लूंगी, ऐसा भी तो आप कर सकती हैं गलत तरीके से मारे। वो कोई शरारत ना कर रहा हो तब भी पीट दे रही हैं आप, वो पढ़ाई कर रही है तब भी पीट दे रहे हैं, जबरदस्ती गलती निकाल रही हैं आप, वो कमरे के अंदर खेल रहे तब भी मार दे रहे हैं आप। इसका मतलब है कि आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रताओं को बाधित भी कर सकते हैं, उसकी गतिविधियों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। इस बात का खतरा भी होता है कि नहीं होता है? ठीक उसी प्रकार से सरकार के तीनों अंगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए संविधान द्वारा पावर दिया गया। विधायिका को पावर दिया गया कि वह कानून बना सके, कार्यपालिका को पावर दिया गया कि वो लागू करा सके, न्यायपालिका को पावर दिया गया वह उन दोनों पर निगरानी कर सके। लेकिन यहाँ संविधान निर्माताओं को एक डर भी सताया कि कहीं इसी पावर की वजह से कहीं संसद मनमाना कानून न बना दे, कहीं कार्यपालिका, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मैं स्टोरी बहुत गहरी सुना रहा हूँ, मैं कहीं और लेके जा रहा हूँ, जहां लाके पटकूंगा वहीं से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट की एंट्री कैसे हुई। वहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार
बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा बहुत सारी किताबों में आपने फंडामेंटल राइट को तो पढ़ा, फंडामेंटल राइट को तो जाना, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि फंडामेंटल राइट आया क्यों, फंडामेंटल राइट की एंट्री क्यों हुई, भारतीय संविधान में भाग 3 लिखा क्यों गया, नागरिकों को मौलिक अधिकार सौंपे क्यों गए। आज मैं ये गुत्थी खोलना चाहता हूं, आज मैं इस जंजाल को स्पष्ट करना चाहता हूं, इस मामले को आपको समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको इतना दूर लेकर जाकर के समझा रहा हूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान से बातों को सुनिएगा, जितने अच्छे से बातों को सुनेंगे उतनी बेहतरीन तरीके से चीजें आपको समझ में आएंगी। तो मैंने क्या कहा कि सरकार के तीनों अंगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए पावर की जरूरत थी, शक्ति की जरूरत थी, इसलिए संविधान निर्माताओं ने इनको पावर दिया, इनको शक्ति दिया। लेकिन संविधान निर्माताओं ने जब इनको पावर और शक्ति दी, संविधान निर्माताओं का मन घबराने लगा, डरने लगा, क्या सोचकर कि कहीं विधायिका मनमाना कानून न बना दे, कहीं विधायिका मनमाना कानून न बना दे, कहीं कार्यपालिका मनमाने ढंग से लागू न करा दे, व्यक्ति का अधिकार खतरे में हो जाए, इनकी स्वतंत्रता खतरे में हो जाए, इनका भौतिक और नैतिक विकास खतरे में हो जाए, और ये नागरिकों की आजादी को बाधित कर दे, उनके अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून न बना दे, उनके अधिकारों का हनन करने वाला कोई कानून लागू न करा दे। इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे बचा जाए। तब संविधान निर्माताओं ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को एक माला पहनाओ, और वो एक ऐसा माला होना चाहिए जो माला विधायिका और कार्यपालिका की ऐसी शक्ति को भेद सके जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। एक ऐसा माला इनके गले में डालिए जो विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति को नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके, इनकी शक्ति को मर्यादित कर सके। इसलिए अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने भाग 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट को लिखा और देश के सभी लोगों के गले में एक माला डाल दी, जिस माला का नाम था मौलिक अधिकार, जिस माला का नाम था फंडामेंटल राइट। यह माला केवल इसलिए पहनाया गया था ताकि देश के प्रत्येक नागरिकों का, देश के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों का भौतिक और नैतिक विकास हो सके, वो अपने मनमाने ढंग से अपना विकास कर सके, वह कहीं भी आ जा सके, वह अपने अनुसार अपना जीवन जी सके, उनकी गतिविधियों पर, उनकी आवाजाही पर, उनकी स्वतंत्रता पर सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध न लगाया जाए, विधायिका द्वारा कोई कानून बनाकर उनको रोका न जाए, वो आजाद परिंदे की तरह अपना विकास कर पाए। और भारत का हर नागरिक अगर अपना विकास कर पाएगा, भारत का विकास खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि आपने ही बताया है, अच्छे व्यक्ति से अच्छा परिवार बनता है, अच्छे परिवार से अच्छा समाज बनता है, अच्छा समाज से अच्छी तहसील बनती है, अच्छे तहसील से अच्छा जिला बनता है, अच्छे जिले से अच्छा राज्य बनता है, और अच्छा राज्य से अच्छा हिंदुस्तान बन जाएगा। यानी कि अच्छा हिंदुस्तान बनाने के लिए, अच्छा देश बनाने के लिए हमें अच्छा नागरिक बनाना होगा, और अच्छे नागरिक को बनाने के लिए हमें नागरिक को अच्छा माहौल देना होगा। उसकी गतिविधियों पर हमें प्रतिबंध नहीं लगाना होगा, उसको खुला मंच देना होगा। जहां जाना चाहते हो जाओ, जो करना चाहते हो करो, जहां पढ़ना है वहां पढ़ो, लेकिन आगे बढ़ो, अपने आप को मजबूत बनाओ। लेकिन संविधान निर्माताओं को इस बात का खतरा था कि नागरिकों की इस आवाजाही में, नागरिकों की इस स्वतंत्रता पर कहीं विधायिका और कार्यपालिका कानून बनाकर उनकी आवाजाही को रोक न दे, उनके विकास को बाधित न कर दे, उनकी स्वतंत्रता को धूमिल न कर दे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरिक के गले में एक माला डाल दी, जिसका नाम था फंडामेंटल राइट, जिसका नाम था मौलिक अधिकार। और इस मौलिक अधिकार के 2 उद्देश्य थे, पहला उद्देश्य था कि अगर यह माला नागरिकों के गले में डाल दिया गया अगर यह माला नागरिकों के गले में डाल दिया गया तो सबसे पहला लाभ यह होगा कि नागरिकों का भौतिक और नैतिक विकास हो सकेगा, देश के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियां मिल पाएंगी जिससे वह अपना सर्वांगीण विकास कर पाएगा, जिसे कहा जाता है चहुमुखी विकास कर पाएगा इस माला रूपी फंडामेंटल राइट के द्वारा। और इसी मौलिक अधिकार के माध्यम से दूसरा उद्देश्य यह बताया गया कि फंडामेंटल राइट विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। बहुत कम बच्चे ये बात जानते हैं, आईएएस में सवाल पूछा गया है,
नियंत्रित करेगा। यही फंडामेंटल राइट रूपी माला जो हमारे गले में संविधान निर्माताओं ने डाला है, यह हमें एक ऐसा माहौल देगा, यह हमें ऐसी परिस्थितियां देगा जिसमें हम अपना भौतिक और नैतिक विकास कर पाएंगे, जिसमें हम अपना सर्वांगीण विकास कर पाएंगे, जिसमें हम अपना बहुमुखी विकास कर पाएंगे, चहुमुखी विकास कर पाएंगे। और यही माला विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति को नियंत्रित भी करेगा। बच्चे सवाल करते हैं कि सर हमें ये अच्छा माहौल देगा, हमें ये ऐसी परिस्थितियां देगा, हमें इतनी आज़ादी देगा, हमारे बीच इतनी समानता देगा, हमारे संस्कृतियों का संरक्षण देगा, जिसके माध्यम से हम अपना विकास कर पाएंगे, हम अपना व्यक्तित्व मजबूत कर पाएंगे, हम एक योग्य नागरिक बन पाएंगे। ये समझ में आ गया सर, लेकिन ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि ये फंडामेंटल राइट, ये मौलिक अधिकार किस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति को कंट्रोल कर देंगे, किस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित कैसे करेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये दूसरा उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अंतर्गत 13 क्लॉज 2 लिखा। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक खंड लिखा जिसका नाम है 13 क्लॉज 2, जिसका नाम है 13 क्लॉज 2। और इस 13 क्लॉज 2 में क्या लिखा गया, ध्यान से सुनिएगा। इस 13 क्लॉज 2 में लिखा गया, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया ऐसा कोई भी कानून, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया ऐसा कोई भी कानून, केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका के द्वारा जारी किया गया ऐसा कोई भी आदेश, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपका कंसंट्रेशन लेवल 100% होना चाहिए, आपकी आवाज, आपकी कानें, आपकी आंख और आपका दिमाग सब कुछ मेरी आवाज पर होना चाहिए। और सब कुछ मेरी आवाज पर रहेगा तो एकदम क्लियर क्रिस्टल की तरह हो जाएगा, शीशे की तरह सब कुछ साफ हो जाएगा। मैंने कहा कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में लिखा गया कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून, केंद्र की कार्यपालिका या राज्य की कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई आदेश अगर हमारे मौलिक अधिकारों के विपरीत होगा, अगर हमारे इन अधिकारों का हनन करेगा, अगर हमारे इन अधिकारों को कम करेगा, अगर इन अधिकारों को सीमित करेगा, तो न्यायपालिका के पास पावर होगी, वह ऐसे किसी भी कानून को, वह किसी भी ऐसे आदेश को रद्द कर देगी। यानी हमारे गले में ये माला डालकर, विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति को नियंत्रित कर दिया गया। बनाओ कानून, लागू कराओ कानून, लेकिन लागू कराते समय, बनाते समय ध्यान रखना हमारे माले के साथ टकराव नहीं होना चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट के साथ कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी कानून मौलिक अधिकारों के विपरीत होगा तो आपका ऐसा कोई भी कानून रद्द कर दिया जाएगा, आपका ऐसा कोई भी आदेश समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार से यह मौलिक अधिकार रूपी माला न केवल हमारा भौतिक और नैतिक विकास करता है, बल्कि यह विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को कंट्रोल करता है। इसीलिए कहा जाता है मौलिक अधिकार राज्यों के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। यूपीएससी ने सवाल पूछा है, आईएएस ने, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा ने, मौलिक अधिकार नागरिकों का दावा नहीं और राज्य का दावा नहीं है, ये हमारा दावा है, ये आपका दावा है, ये देश के 140 करोड़ लोगों का दावा है। दावा का मतलब क्लेम है, ये हमें दिए गए हैं। किसके लिए? हमारे विकास के लिए। और किसके लिए? विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति को कंट्रोल करने के लिए, हरदम नहीं, केवल तब जब वो इन शक्तियों का दुरुपयोग करेगी। इसलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 लिखा गया, इसलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 लिखा गया और 12 से 35 तक नागरिकों को प्रारंभ में 7 फंडामेंटल राइट सौंपे गए, लेकिन आगे चलकर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसलिए वर्तमान में भाग 3 के अंतर्गत हमें 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ये फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इनका क्या क्या महत्व होता है, क्या क्या हमें इसमें सुविधाएं दी गई हैं, कौन समय के साथ जोड़े गए, कौन समय के साथ हटाए गए, ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारे फंडामेंटल राइट वाले टॉपिक का। जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो शायद आपके जीवन का सबसे लोकप्रिय विषय बन जाएगा और लोकप्रिय टॉपिक बन जाएगा फंडामेंटल राइट। लेकिन आज मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ा नहीं रहा हूँ, आज मैं भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत ये बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक विशेषता यह भी थी कि हमारे देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं और ये अधिकार संविधान के माध्यम से दिए गए हैं, इनको संवैधानिक रूप से सुरक्षा मिली है। अगर इन अधिकारों का पालन राज्य सरकारें नहीं कर पाती हैं तो न्यायपालिका इसकी गारंटी लेती है कि हम अधिकारों को दिलाएंगे।
ये केवल आपको पेपर पे दिए नहीं जा रहे हैं, इसे लागू कराना हमारी जिम्मेदारी है, ये न्यायपालिका ने कहा है। और इन मौलिक अधिकारों का उद्देश्य हमें ऐसी परिस्थितियां देना है, हमें ऐसा माहौल देना है जिसमें हम अपना विकास कर सकें, हम राष्ट्र की उत्थान में अपनी भी भूमिका अदा कर सकें। और यही फंडामेंटल राइट कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करती हैं। यानी कि अगर संसद या राज्य विधानमंडल का कोई कानून, यदि कार्यपालिका का कोई आदेश अगर हमारे मौलिक अधिकारों के विपरीत होगा तो न्यायपालिका ऐसे किसी भी कानून को रद्द कर देगी। इस प्रकार से फंडामेंटल राइट न केवल हमारा विकास करते हैं बल्कि यह विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति को कंट्रोल करते हैं, और यह नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के लिए शायद बहुत जरूरी था। उम्मीद करता हूं आप ये समझ पाए होंगे कि फंडामेंटल राइट की एंट्री क्यों हुई और फंडामेंटल राइट का उद्देश्य क्या है, इसका मर्म क्या है, इसका पर्पस क्या था, ये आप लोग समझ पाए होंगे। कमेंट करके बताइएगा यहां तक कहानी समझ में आ गई। फिर मैं डीपीएसपी बता, मौलिक अधिकार नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार में बताएंगे तो ऐसे सैकड़ों बातों की चर्चा करेंगे। आज मैं केवल ये बता रहा हूं कि भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारत में मौलिक अधिकार भी है और मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या था, मौलिक अधिकारों की एंट्री कैसे हुई, मैंने केवल इतना समझाया है बस। आयुष शर्मा, थोथा चना बाजे घना, एक कहावत है हिंदी में, थोथा चना बाजे घना, जो चना खाली होता है अंदर से वो बजता बहुत है बाबू। आयुष शर्मा जी पूछ रहे जब मूल अधिकार से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता तो संपत्ति का मूल अधिकार कैसे समाप्त हो गया। छेड़छाड़ का मतलब यह मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून नहीं बनाया जा सकता। मौलिक अधिकार अस्थाई नहीं है आयुष शर्मा, मौलिक अधिकार अस्थाई है, और मौलिक अधिकार अस्थाई है तो इसका मतलब यह हुआ कि मौलिक अधिकारों में आवश्यकता के अनुसार संशोधन करके इन्हें घटाया जा सकता है, इन्हें बढ़ाया जा सकता है, इन्हें निश्चित किया जा सकता है, कुछ और जोड़ा जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध संसद कोई कानून नहीं बना सकती, राज्य विधानमंडल कोई कानून नहीं बना सकती। मौलिक अधिकारों से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, इसका मतलब आयुष शर्मा ये कदापि नहीं हुआ कि मौलिक अधिकारों को घटाया नहीं जा सकता, मौलिक अधिकारों को बढ़ाया नहीं जा सकता। मैंने पहले बोल दिया था मैं फंडामेंटल राइट नहीं बढ़ा रहा हूं, जिस दिन फंडामेंटल राइट बढ़ाऊंगा उस दिन पूरी खोपड़ी खुल जाएगी आपकी, उस दिन आपकी भेजे में ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जिसका उत्तर हमारे मुख से नहीं मिल जाएगा। आज मैं केवल ये बता रहा हूं इसकी एंट्री कैसे हुई, लेकिन आयुष शर्मा ने सवाल कर दिया इसलिए उनका उत्तर मैंने दे दिया। उन्होंने कहा कि यदि मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता तो संपत्ति के अधिकार को कैसे हटा दिया गया। मैंने कब कह दिया इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। अगर मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता तो मौलिक अधिकार अस्थायी हो जाते। मौलिक अधिकार इज नॉट परमानेंट, मौलिक अधिकार इज नॉन परमानेंट। मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, और अस्थायी होने का मतलब क्या हुआ कि आवश्यकता पड़ने पर मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, सस्पेंड किए जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों में कुछ जोड़ा जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर मौलिक अधिकारों में कुछ घटाया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर मौलिक अधिकारों में कुछ निरसन भी किया जा सकता है, यानी समापन भी। लेकिन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध संसद या राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकती। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्यपालिका कोई आदेश नहीं जारी कर सकता। मैंने केवल यह बताया है आयुष शर्मा, मैंने ये नहीं बताया है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। ये फंडामेंटल राइट का ट्रेलर है साहब, ट्रेलर। अभी पूरी पिक्चर बाकी है जो मैं आगे दिखाऊंगा, तो ट्रेलर में आप फिल्म का मूल्यांकन नहीं कर सकते ना। इसलिए मैं बार बार इसलिए इस शब्द बोल रहा था, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं फंडामेंटल राइट, क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ लोग ज्ञान देंगे भी हमें, कुछ ना कुछ लोग अपने मन के सवाल उठाएंगे, तो इन सवालों का जवाब मैं यहाँ नहीं दूंगा, वहां दूंगा। लेकिन आपने पूछ लिया इसलिए मैंने बता दिया कि आपके मन की हलचलें समाप्त हो जाएं। मौलिक अधिकारों की कहानी बहुत बड़ी है आयुष शर्मा। जब मौलिक अधिकार की विशेषता पढ़ाऊंगा ना तो 1 घंटे में केवल विशेषता पढ़ाता हूँ फंडामेंटल राइट का मैं, तब मैं बताऊंगा मौलिक अधिकार अत्यांतिक या निरपेक्ष नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार मनमाना नहीं है, मौलिक अधिकार सीमित है, असीमित नहीं है। जब मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। क्यों अस्थायी कहा जाता है ये भी बताऊंगा। जब मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले हैं, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो सकारात्मक प्रवृत्ति वाले हैं। फिर मैं बताऊंगा कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त हैं,
कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिसमें दंड का प्रावधान है। ऐसी हजारों विशेषताएं हैं फंडामेंटल राइट की, लेकिन ये जानने के लिए आपको करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट का इंतजार। राइट, चलिए, तो ये तो थी हमारी एक विशेषता भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट को भी शामिल किया गया है। अब मैं दूसरी विशेषता बताता हूं। जब भारतीय संविधान का भाग 3 लिखा जा रहा था, उसी समय संविधान के एक संवैधानिक सलाहकार थे जो मैं संविधान सभा के गठन वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जिनका नाम है BN राव। नाम तो सुना होगा। हाँ, देखिए उर्मिला जी ने समझा दिया है, अभी जूता चुराई का समय नहीं आया है, अभी तो बारात एंट्री कर रही है मंडप में। जब जूता चुराई का समय आएगा तो बताया जाएगा। धीरे धीरे अब हमारा टेस्ट पकड़ रहे हैं आप लोग, ये अच्छी बात है। तो मैंने क्या कहा कि जब भारतीय संविधान का भाग 3 लिखा जा चुका था, तो संविधान सभा के एक संवैधानिक सलाहकार थे जिनका नाम था BN राव। पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव ने संविधान सभा के समक्ष एक विचार रखा। उस विचार को ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं विचार, पूरा संविधान सभा का वाचन कर रहा हूं कि संविधान सभा में क्या हलचल चल रही थी उस समय। कोई बात नहीं भाई, मैंने कहा क्या आपने पूछ के गलत कर दिया। मैंने ये कहा यहां पूछने का भी तुक नहीं था, क्योंकि मैंने इसका व्याख्या नहीं की, मैंने केवल एंट्री बताई है, इसलिए मैंने पहले बोल दिया था ना। कोई बात नहीं, मैंने ये थोड़ी कह दिया कि आपने पूछ लिया तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैंने तो सिर्फ ये समझाया है। अभी इसकी आगे चर्चाएं होंगी, उसको खोलूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। यहाँ पर मुझे केवल एंट्री बतानी है, विशेषता नहीं बतानी है। तो डीपीएसपी को लेकर के सुनिए कि डीपीएसपी की एंट्री कैसे हुई और डीपीएसपी का पर्पस क्या है। एंट्री कैसे हुई, क्यों हुई और पर्पस क्या है। यहां पर मैं केवल 3 बातों पर चर्चा कर रहा हूं। कैसे एंट्री हुई, क्यों हुई और क्या उद्देश्य है। ये 3 बातों की केवल चर्चा करूंगा, इसका विस्तार टॉपिक में होगा। सॉरी, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा। BN राव ने संविधान सभा के समक्ष एक विचार रखा। भारतीय नागरिकों को 2 प्रकार से अधिकार मिलने चाहिए। भारतीय नागरिकों को 2 प्रकार से अधिकार मिलने चाहिए, एक मूल अधिकार पार्ट 1 और एक मूल अधिकार पार्ट 2। कहा ये दोनों अधिकार कौन है। बहुत ध्यान से, जब कहानी सुनाने लगूं बहुत ध्यान से सुना करिए। अब कहानी मैंने शुरू कर दी, बहुत ध्यान से सुनिए। संविधान सभा के सदस्यों ने कहा ये कौन सा विचार है, मूल अधिकार पार्ट 1 क्या है, मूल अधिकार पार्ट 2 क्या होगा। कहा मूल अधिकार पार्ट 1 फंडामेंटल राइट होगा जो भाग 3 में लिखा है, और कहा पार्ट 2 में एक ऐसे अधिकार होने चाहिए जो नागरिकों को तुरंत न दिए जाए। कहा तब कब दिए जाए। कहा जैसे जैसे राज्य का सामर्थ्य बढ़े, जैसे जैसे देश के पास संसाधन आए, जैसे जैसे देश की शक्ति बढ़े, वैसे वैसे राज्य का काम होगा। राज्य मतलब सरकार का काम होगा, यहाँ सरकार का मतलब है देश का काम होगा कि अपने पिटारे से निकाल कर ऐसे अधिकारों को धीरे 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 फूल रूपी माला की तरह, पुष्प रूपी माला की तरह इनके ऊपर बरसाए जाएं। कहा पहले दिन से क्यों न बरसाए जाएं। कहा पहले दिन से ये माला आप नहीं बरसा सकते, क्योंकि इतने फूल ही नहीं है देश के पास। अभी हमारा देश ताजा ताजा आजाद हुआ है। 200 सालों तक ये अंग्रेजों की हुकूमत में रहा, बहुत लूटा है अंग्रेजों ने। देश आर्थिक रूप से बहुत सशक्त नहीं है। अगर इन सारे अधिकारों को संविधान लागू होने के बाद फंडामेंटल राइट की तरह तुरंत दे दोगे तो दिक्कतें आ जाएंगी। कहा दिक्कतें क्या आ जाएंगी। कहा दिक्कतें ये आ जाएंगी क्योंकि राज्य के पास इतना संसाधन नहीं है, राज्य के पास इतना पैसा नहीं है, राज्य के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि इन सारे अधिकारों को भी राज्य तुरंत दे पाए। लेकिन हाँ, अब आजाद भारत जब आगे बढ़ेगा, कृषि के काम अच्छे होंगे, लोग काम करेंगे, जीडी टैक्स आएगा, कर आएगा, देश के पास राजस्व आएगा, पैसा आएगा, धीरे धीरे अनाज इकट्ठा होगा, तो देश के पास संसाधन बढ़ेंगे। जैसे जैसे देश का संसाधन आता जाएगा, वैसे वैसे देश यानी कि राज्य अपनी इच्छा से इन पिटारों में से अपने संसाधनों को निकाल के नागरिकों के बीच वितरण करता जाएगा। इसको नाम दीजिए मूल अधिकार पार्ट 2। किसी एक व्यक्ति ने सवाल किया तो मूल अधिकार जो था वो परिवर्तनीय था। न्यायालय ने उसके लिए गारंटी ली है कि अगर मूल अधिकार नागरिकों को नहीं मिलते तो मैं दिलाऊंगा।
क्या मूल अधिकार पार्ट 2 की कोई गारंटी लेगा? बी.एन. राव ने कहा इसकी गारंटी नहीं दूंगा। कहा मतलब? कहा न्यायालय इसके लागू कराने की गारंटी नहीं देगी। तो कहा ये किसकी इच्छा पे होगा? कहा ये राज्य की इच्छा पर होगा। राज्य चाहेगा तो देगा, राज्य नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। कहा गारंटी क्यों नहीं दिला रहे हो? मूल अधिकार पार्ट 2 को भी फंडामेंटल राइट की तरह गारंटी दिलाओ न्यायपालिका से, तब तो माने। बी.एन. राव ने कहा अभी आप ताजा ताजा संविधान समझ रहे हो, आपको पता नहीं अच्छे और बुरे की। अगर गारंटी के रूप में दिला देंगे ना, तो जितने अधिकार इसमें हम लिखेंगे वह सरकार को तुरंत देना पड़ेगा, और तुरंत सरकार नहीं दे पाएगी तो देश के पढ़ा लिखा नागरिक न्यायालय घेर लेगा और न्यायालय से कहेगा मुझे दिलाओ अधिकार, मुझे दिलाओ अधिकार, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और राज्य की झोली खाली है, राज्य की झोली खाली है, और उस खाली झोली से वो दे नहीं पाएगा, और हमारे देश के नागरिकों की न्याय के प्रति विश्वसनीयता कमजोर हो जाएगी। राज्य को बाध्य करेगा न्यायपालिका, भाई लोगों को दो, लोग हमसे मांग रहे हैं, हमने दिलाने का वादा किया है, और राज्य दे नहीं पाएगा क्योंकि राज्य का पिटारा खाली है। और इससे न्यायालय और कार्यपालिका यानी सरकार के मध्य संघर्ष होगा, और देश के नागरिकों की विश्वसनीयता सरकार से भी और न्यायालय से भी कमजोर हो गया। तुम लोग झूठैने दावा करते हो, कुछ नहीं दिला पाते हो। जैसे अगर मैं कहूं कि सर्वप्रथम बैच में पूरा अच्छे से आपको पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, हर विषय पढ़ाए जाएंगे, रेगुलर आपके टेस्ट होंगे, आपको इसका आंसर दिया जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, रेगुलर क्लास चलेगी, टीचर पूरा अच्छी तरीके से अपना बोर्ड वर्क करेंगे, आपके हर सवालों का जवाब देंगे, ये गारंटी है पीडब्ल्यू को दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। लेकिन कल कोई काले ना उठाए तो, कल कोई टीचर सही से ना पढ़ाए तो, कल कोई टीचर सही से ना पढ़ाए तो, कोई टीचर सही से नोट्स ना दे तो, कोई टीचर आपके डाउट्स को ना क्लियर करे तो हमारी पीडब्ल्यू की प्रति विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, अगला बैच कभी नहीं लेंगे पीडब्ल्यू में। ठीक उसी प्रकार से बी.एन. राव ने कहा अगर लोगों की विश्वसनीयता हमारे देश के प्रति कमजोर हो जाएगी तो हमारे देश के लोग सरकारों में और न्यायपालिका में विश्वास नहीं करेंगे, और हमारा देश अभी बहुत अमीर नहीं है, हमारा देश बहुत आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, अतः अभी हम ये मौलिक अधिकार तुरंत नहीं दे सकते, इसीलिए तो हम इसे मूल अधिकार पार्ट 2 कह रहे हैं। तो क्या संविधान निर्माताओं ने बी.एन. राव की बात को मान लिया? मान लिया, उनकी बात को मान लिया, लेकिन उसे मूल 2 नाम नहीं दिया, बल्कि भाग 3 के बाद एक और भाग जोड़ा गया, बल्कि भाग 3 के बाद एक और भाग जोड़ा गया, और उस भाग का नाम क्या रखा गया? उस भाग का नाम रखा गया भाग 4। ध्यान से सुनिएगा, अभी स्टोरी में आधी कहानी और बाकी है, अभी आधी सुनाया हूं, केवल आधी सुनाया हूं, अभी आधी कहानी और बाकी है। इसीलिए उसके तुरंत बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 लिखा गया, और कहा गया कि भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व को रखा जाएगा। कहा यह क्या है? कहा डीपीएसपी। कहा डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? कहा गया इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। का राज्य के नीति निदेशक तत्व का मतलब क्या हुआ? ये क्या है राज्य के निदेशक तत्व? व्हाट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल? तब इसकी परिभाषा बनी, कहा हम राज्य को कुछ कार्य करने के लिए निर्देश देंगे, इन्हीं निर्देशों के समूह को नीति निदेशक तत्व कहा जाए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। संविधान निर्माताओं ने कहा राज्य को, कौन से राज्य को? सरकार को, हम काम करने के लिए कुछ निर्देश देंगे, और वही निर्देशों का समूह नीति निदेशक तत्व कहलाएगा। जैसे दादा अपने जीवन के अंतिम समय में कह रहे हो, बेटा गांव वाले घर को हमेशा मेंटेन रखना, बड़ी बेटी का विवाह मामा के घर के बगल में करना, मेरा दाह संस्कार इस नदी के किनारे करना, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना, घर में हमेशा जानवरों को रखना ताकि बच्चों को खाने के लिए घर में दूध रहे, और हमेशा मिलजुल के रहना। ये किसका निर्देश था? ये बाबा का निर्देश था। किसके लिए था? पापा के लिए था। क्यों था? ताकि आपके परिवार में कोई बिखराव ना आए, आपके परिवार के समाज की गरिमा बनी रहे, आपके परिवार के अंदर एकता बनी रहे, आपके परिवार का विकास हो सके और दादा का नाम रोशन हो सके।
यानी दादा के द्वारा पापा को दिया गया वह निर्देश जो समय के साथ पालन करना था, वह आपके परिवार की डीपीएसपी थी। बाबा के द्वारा दिया गया वह निर्देश जिसका पालन करना पापा के लिए जरूरी था, वह बाबा का निर्देश था। और संविधान सभा के द्वारा सरकार को दिया गया वह निर्देश जिसका पालन करना नीति निर्माण के समय जरूरी था, कानून बनाने के समय जरूरी था, उसे ही नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, उसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाता है, उसे ही हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे, बहुत पढ़ रहे हो पॉलिटी, जरा बताओ किसे कहते हैं डीपीएसपी, जरा बताओ क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जरा बताओ किसे कहते हैं डीपीएसपी, तो उन्हें बता दीजिएगा। डीपीएसपी संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा सरकार को दिया गया वह निर्देश है, वह इंस्ट्रक्शन है जिसका पालन करना नीति निर्माण के समय जरूरी है, कानून बनाने के समय जरूरी है। राज्य का कर्तव्य है जब वह कानून बनाए, जब वह योजनाएं बनाए, तो वह निर्देशक तत्वों का ध्यान रखे। और ये निर्देशक तत्व, ये निर्देश किसके द्वारा दिए गए हैं? संविधान द्वारा। किसको? सरकार को। किसके लिए? हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके लिए। और गहरा कॉन्सेप्ट बता दूं, अधिकार हमें दिए गए हैं किसके कार्यों को प्रतिबंधित करने के लिए? सरकार के कार्यों को प्रतिबंधित करने के लिए। और निर्देश हमें नहीं दिए गए हैं, सरकार को दिए गए हैं। किसका विकास करने के लिए? हमारा और आपका विकास करने के लिए। ओ हो, फंडामेंटल राइट नागरिकों का दावा है, डीपीएसपी राज्य का दावा। यस, फंडामेंटल राइट हमारा और आपका दावा है और डीपीएसपी राज्य का दावा है। फंडामेंटल राइट सीधे हमें दिए गए ताकि हम विकास कर सकें और कार्यपालिका विधायिका के कार्यों को मर्यादित कर सकें। डीपीएसपी राज्य को दिया गया है ताकि राज्य इन निर्देशों का पालन करके हमारे पूरे समाज का कल्याण कर सके, देश के लोगों का कल्याण कर सके और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बना सके, एक वेलफेयर स्टेट बना सके। इसका मतलब है कि अब आप उद्देश्य बताना चाह रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे, जो निर्देशवा संविधान सभा के द्वारा राज्यों को दिया गया है, इस निर्देश से क्या फायदा होगा देश का? इस निर्देश को देने का पर्पस क्या था? इस निर्देश को देने का उद्देश्य क्या था? अब उद्देश्य बताता हूं आपको। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीपीएसपी? डीपीएसपी क्या है ये मैंने समझा दिया। डीपीएसपी एक शब्दों में समझो बाबू, इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है। किसको? सरकार को। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। ताकि भारत क्या बन पाए? ताकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बन पाए, ताकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बन पाए, लोक कल्याणकारी राज्य बन पाए। और साथ ही साथ भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ये लोकतंत्र क्या होता आगे समझाऊंगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो पाए। इसलिए संविधान सभा द्वारा राज्यों को कुछ निर्देश दिया गया जिसे डीपीएसपी कहा गया। सर बुरा न मानिए तो एक बात पूछ लें, मन में जिज्ञासा हो रही है। आपकी जिज्ञासा मैं खुद उठा दूंगा। मन में एक जिज्ञासा हो रही है सर, अगर बुरा न माने तो एक सवाल उठाता हूं। बिल्कुल उठाइए। क्या सवाल है आपका? सवाल यह है सर, ये कल्याणकारी राज्य क्या होता है? नहीं जानते? कल्याणकारी राज्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। सर ये वेलफेयर स्टेट क्या होता है? जब हिंदी नहीं समझ में आ रही तो अंग्रेजी हमको कहां समझ में आएगी? समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। राज्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य राज्य, एक होता है कल्याणकारी राज्य। एक होता है सामान्य राज्य और एक होता है कल्याणकारी राज्य। सामान्य राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश के भीतर कानून व्यवस्था को बनाए रखे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखे। बाकी इसके अलावा सामान्य राज्य का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कल्याणकारी राज्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो कानून व्यवस्था के साथ साथ, जो लॉ एंड ऑर्डर को साथ साथ, वो अपने देश के लोगों के रोजगार की व्यवस्था करता है,
अपने देश के लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है, वो अपने देश के लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करता है, वो अपने देश के लोगों के लिए खान पान की व्यवस्था करता है, वो अपने देश के लोगों के लिए स्वच्छ पर्यावरण की व्यवस्था करता है, वो अपने देश के लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करता है और अपने देश के लोगों के लिए आधारभूत संरचना की व्यवस्था करता है। आधारभूत संरचना का मतलब होता है बिजली, पानी, सड़क, बत्ती, लाइट, पुलें, इमारतें, इन सारी चीजों का निर्माण करता है। कौन? जो कल्याणकारी राज्य होता है। भारतीय संविधान निर्माता भारत को एक राज्य बनाना चाहते थे कि कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे? भारतीय संविधान निर्माता भारत को केवल एक राज्य बनाना चाहते थे या एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे? इन निर्देशों से तो पता चल रहा है कि भारतीय संविधान निर्माता भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे। भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा कि यदि राज्य इन निर्देशों का पालन करेगी तो भारत एक दिन एक कल्याणकारी राज्य बनेगा, भारत एक दिन एक वेलफेयर स्टेट बनेगा। और वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि भारत में जो सरकारें होंगी केवल कानून व्यवस्था को नहीं, बल्कि भारत में जो सरकारें होंगी वो लोगों के लिए रोजगार भी देंगी, वह लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करेंगी, वह लोगों के लिए आवास भी देंगी, वह लोगों के लिए स्वस्थ पेयजल भी देंगी, वह लोगों के लिए पर्यावरण का संरक्षण भी करेंगी, वह लोगों के लिए सड़क बनाएंगी, वह लोगों के लिए बिजली पानी की व्यवस्था करेंगी, वह लोगों के लिए एक्सप्रेस वे बनाएंगी, वह लोगों के लिए फ्लाईओवर बनाएंगी। जो राज्य ऐसा का काम करेगी ऐसे राज्य को हम कल्याणकारी राज्य कहेंगे। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ दुनिया भर में शिक्षक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य शिक्षक, एक होता है कल्याणकारी शिक्षक। एक होता है सामान्य शिक्षक, एक होता है कल्याणकारी शिक्षक। सामान्य शिक्षक का काम होता है कि आपको कोर्स पढ़ाए और आगे निकल जाए, टॉपिक पूरा कर दे, क्लोज समझा दे, उसके बाद वो आगे निकल जाए, दूसरा कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कल्याणकारी राज शिक्षक का मतलब होता है वो अपना विषय पढ़ाए, वो अपना टॉपिक पढ़ाए, बच्चों को प्रेरित करे, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट पैदा करे, उनको बताए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, क्या चुनौतियां आएंगी, किससे बचना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गलती करने में फटकार लगाए, अच्छा करने के लिए बाध्य करे, जब जब आप गलत करें तब तब आपको टोके। इसका मतलब वो सामान्य शिक्षक नहीं, वो कल्याणकारी शिक्षक है। जो शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ अन्य चीजों पर भी ध्यान दे, बच्चों में अनुशासन बनाने के लिए, बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए, बच्चों को पढ़ने का तरीका बताने के लिए, वो शिक्षक नहीं बल्कि कल्याणकारी शिक्षक कहलाता है। उसी प्रकार से राज्य भी दो प्रकार का होता है, एक होता है समान राज्य, एक होता है कल्याणकारी राज्य। और कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि वो अपने राज्य के भीतर लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, लोगों की दैनिक जरूरतों की पूर्ति करे। और दैनिक जरूरत में क्या आता है? दैनिक जरूरत में शिक्षा आती है, स्वास्थ्य आता है, रोजगार आता है, आवास आता है, बिजली आता है, पानी आता है, सड़क आता है, पुल आता है। जो सरकारें ये सब भी पूरा करेंगी, ऐसे सरकारों को, ऐसे देश को, ऐसे राज्य को कल्याणकारी राज्य कहा जाएगा। और इस डीपीएसपी का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य है। बगैर मेरे पढ़ाई अगर मेरे किसी एक छात्र से पूछ लिया जाए, मैं बताऊंगा नहीं कि क्या निर्देश दिया गया है। तुम्हारे शिक्षक ने केवल तुम्हें यह सिखाया है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। जरा सोच के बताओ क्या निर्देश दिया गया रहा होगा। कॉन्सेप्ट के खेलेंगे, फैक्ट पे नहीं। फैक्ट तो अपने आप आ जाएगा, हम तो कॉन्सेप्ट के साथ खेलेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके शिक्षक ने आपको यह समझा दिया है कि अगर भारतीय संविधान में डीपीएसपी को जोड़ा गया, अगर भारतीय संविधान के अंतर्गत डीपीएसपी के माध्यम से राज्यों के द्वारा सरकार को कुछ निर्देश दिया गया, और यदि डीपीएसपी का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पर्यावरण, बिजली पानी, गरीबों का कल्याण, यह सही करना है, तो इस निर्देशों में क्या कहा गया होगा बताओ, बगैर ये जाने कि क्या लिखा गया है 36 से 51 तक। तो बच्चा अपने आप बता देगा। इसमें पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई होगी, इसमें शिक्षा के विकास की बात कही गई होगी, इसमें कृषि और पशुपालन के विकास की बात कही गई होगी, इसमें रोजगार की बात कही गई होगी, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई होगी, इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण की बात कही गई होगी, इसमें गरीबों के उत्थान की बात कही गई होगी। इसके अलावा कुछ नहीं कहा गया होगा, क्योंकि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य यही है। और जब मैं आपको डीपीएसपी पढ़ाऊंगा और 36 से 51 तक समझाऊंगा, तो मैं आपको सब बताऊंगा कि क्या क्या निर्देश दिया है। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट के आधार पर ही आपके दिमाग में संरचना तैयार कर दिया कि डीपीएसपी में क्या कहा गया होगा राज्य को। और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 को जोड़ा गया, ताकि भारत केवल एक राज्य नहीं, एक कल्याणकारी राज्य बन सके, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके, आय की असमानता को समाप्त किया जा सके, समाजवाद की संकल्पना को पूरा किया जा सके, सभी वर्गों का कल्याण किया जा सके, सबका उत्थान किया जा सके। अरे मेरे भाई, इसी निर्देशों का पालन करने के लिए मनरेगा जैसा कार्यक्रम आया है।
जो आज गाँव में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। इसी निर्देशों के तहत जिला अस्पताल बनाए गए हैं ताकि आपके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। बेरी अस्पताल, स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज, केजीएमसी, पीजीआई, एम्स इसी निर्देशों का पालन करने के लिए बनाया गया है। इसी निर्देशों का पालन करने के लिए गांव में आज शौचालय बनाए जा रहे हैं। इसी निर्देशों का पालन करने के लिए गांव में आपको कॉलोनी मिलती है, आवास मिलता है। इसी निर्देशों का पालन करने के लिए मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई है ताकि बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके और बच्चे स्कूल में जाकर रुकें और ठहरें और पढ़ाई करें। इसी निर्देशों के तहत ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। इसी निर्देशों के तहत मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है। इसी निर्देशों के तहत कृषि और पशुपालन के विकास की बात आती है। इसी निर्देशों के तहत राज्य पर्यावरण का संरक्षण करता है, क्योंकि ये सारे निर्देश भारतीय संविधान में भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य ये सारे निर्देश या इंस्ट्रक्शन राज्य को दिए गए हैं। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा किसको दिए गए हैं? नागरिकों को किस लिए दिए गए हैं? ताकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके, इसलिए ये निर्देश दिया गया है। ये भी हमारे भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है और ये विचार हमने आयरलैंड से लिया है। उम्मीद करते हैं कि अब समझ गए होंगे डीपीएसपी की एंट्री कैसे हुई। उम्मीद करते हैं कि अब समझ गए होंगे डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है। उम्मीद करते हैं कि अब समझ गए होंगे ये निर्देश क्या होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे निर्देश किसने दिया। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ गए होंगे ये निर्देश किसको दिया गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ गए होंगे ये निर्देश किसके लिए दिए गए। और उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे इन निर्देशों का पर्पस क्या था। समझ में आया या नहीं? अब कमेंट करके बताइए। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। किसी को कोई डाउट पूछ सकते हैं, जितना बताया गया इसमें से कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। बाकी डीपीएसपी की सारी कहानी डीपीएसपी में सुनाएंगे, लेकिन यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं खड़ा हूँ, आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। किसी भी विद्यार्थी को जहां तक मैंने बातें बताई यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आयुष, आकांक्षा, संस्कृति, नवनीत, आरती, आशा, शानिया, आरती, ऋचा चौधरी, आकांक्षा, दिव्या, चलिए तो दो विशेषताएं मैंने बता दी कि भारतीय संविधान के भीतर फंडामेंटल राइट भी है और भारतीय संविधान के भीतर डीपीएसपी भी है, और ये भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। हाँ, मेनका जी ने कहा सर फिर भी मादक पेय पदार्थों को क्यों नहीं कर सकती है, उसके वजह से समझ खराब हो रहा है। परेशान मत होइए, पढ़ाने दीजिए, वो भी क्लियर हो जाएगा। मैं आपको जब डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तो मैं डीपीएसपी का मूल्यांकन करूंगा। वर्षा या मेनका नाम है आपका। जब मैं डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तो मैं डीपीएसपी का मूल्यांकन करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि जितना पढ़ाए इतने में बताना, आगे वाला नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर मादक पेय पदार्थों पर आज भी प्रतिबंध नहीं लिख पाया, जबकि राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो डीपीएसपी पर प्रतिबंध लगाए, तो डीपीएसपी का पालन करे। तो जब हम डीपीएसपी का मूल्यांकन करेंगे तब हम बताएंगे कौन कौन से डीपीएसपी सफल हुए, कौन कौन से डीपीएसपी आज भी असफल हैं, कौन कौन से निर्देश ऐसे हैं जिनका पालन आज तक सरकारें नहीं कर पाई, और कौन कौन सा निर्देश ऐसा है जिनका पालन हो चुका है, उसके लिए सरकारें कानून बना चुकी हैं। और जो नहीं पालन हो पाया,
जिसको लागू नहीं कर पाया गया, उसके पीछे का तर्क क्या था, उसके पीछे का कारण क्या था, मैं ये भी समझाऊंगा। आपके बाबा ने आपके पापा को जितने निर्देश दिए थे सबका पालन कर लिया। आपके बाबा ने तो कहा था अपने आपके पापा को, कभी गांव छोड़ के मत जाना बेटा, अपनी दुल्हन को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को यहीं गांव में रखना, तुम बाहर कमाना, बच्चों को यहीं रखना। लेकिन आपके पापा आपकी मम्मी को लेकर शहर चले गए, बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव छोड़ दिए। आपके पापा ने तो कहा था कि बेटा गांव की संस्कृतियों को हमेशा बनाए रखना, शहर के दावत छूट जाएं लेकिन गांव का एक तिरही नहीं छूटनी चाहिए। लेकिन आपके पापा शहर की शादियां तो अटेंड कर लेते हैं लेकिन गांव की तिरही में नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं हो पाया बाबा? मेनका, बाबा का वचन क्यों नहीं पालन हो पा रहा है? सर उसके पीछे मजबूरी है, हम लोगों का एग्ज़ाम होता है, हम लोगों का भविष्य पापा के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कई बार पापा गांव नहीं जा पाते, गांव की शादियां नहीं अटेंड कर पाते, गांव के छोटे छोटे प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पाते। हम लोगों को सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए नाश्ता बनाना होता है, इसलिए मम्मी को गांव में रख करके हम नाश्ता कैसे तैयार करेंगे? अगर माँ बच्चे गाँव में रहेंगे तो अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त कर देंगे? इसलिए बाबा के वचन को तोड़ना पड़ा, इसलिए हमें बच्चों को लेकर शहर आना पड़ा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी थी। तो कुछ कारणों की वजह से आपके पापा ने भी बहुत सारे बाबा के वचन तोड़ दिए हैं। ऐसे ही कुछ कारण हैं, ऐसे ही कुछ राज्य के हित हैं, जिन हितों के चक्कर में राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं कर पाए। वक्त आने दीजिए, मेनका बहुत अच्छे से समझाऊंगा। समझ में आ गया? कहानी आप समझ गए होंगे। आधा मूल्यांकन तो मैंने यही कर दिया आपको कि डीपीएसपी जितने हैं सब सफल नहीं हुए, बहुत असफल भी हो गए। जब बाबा का वचन सफल नहीं हो पाया तो राज्य का निर्देश कहाँ सफल हो पाता? लेकिन उसकी असफलता के पीछे कारण क्या है वो मैं समझाऊंगा, उसे कैसे लागू कराया जा सकता है वो भी समझाऊंगा। लेकिन कब? तब जब मैं डीपीएसपी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अब फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी मूल संविधान में था ही नहीं। जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बना, उस समय मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची भारतीय संविधान में नहीं थी। काहे नहीं थी सर? मौलिक अधिकार था, नीति निर्देशक तत्व था, प्रस्तावना था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका थी, सरकार के तीनों अंग थे। मौलिक कर्तव्य क्यों नहीं था? संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को स्थान क्यों नहीं दिया? कहानी शुरू हो गई है, ध्यान से सुनिएगा, कहानी शुरू हो गई है। क्यों नहीं था? अच्छा ये बताइए, एक मकान अभी आपका ताजा ताजा शहर में बनवाया है पापा ने कमा धमा कर, एक मकान आपका गांव में भी बना है जो आपके दादा ने बनवाया था। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपके गांव के मकान पर भी छत है? हाँ है सर, गांव के मकान पर भी छत है, शहर वाले में भी छत होगी। क्या गांव के मकान में भी रसोईया बना है, किचन है? हाँ सर है, शहर वाले में भी है। क्या गांव का जो मकान दादा वाला था उसमें फॉर सेलिंग हुई है? क्या ऊपर फॉर सेलिंग हुई है? क्या उसमें कबोर्ड वेस्टर्न बाथरूम बना है? नहीं सर, वहाँ देसी बाथरूम है। वहाँ कहाँ पीओपी होगी? कैसी बात करते हैं सर आप भी? काहे नहीं बना भैया? जो पापा ने शहर में बनवाया है, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में, अरे सर उसमें हम तरह तरह की डिजाइन लाते हैं। हम हमारे हर कमरे में पीओपी हुई है, हर कमरे में फॉर सीलिंग हुई है, हर वॉशरूम में हमारे क्या वेस्टर्न लेटरिन बनी है, वेस्टर्न वॉशरूम बना है। दादा ने काहे नहीं बनवाया? आपके दादा ने जो मकान गौना में बनवाया था, गांव में बनाया था, उसमें वेस्टर्न लेटरिन क्यों नहीं बनवाई? उसमें वेस्टर्न वॉशरूम क्यों नहीं बनवाया? उसमें फॉर सेलिंग क्यों नहीं हुई? अरे सर उस जमाने में गांव के किसी भी मकान में वेस्टर्न वॉशरूम नहीं होता था। उस जमाने में गांव में कोई पीओपी नहीं का सर, तब तो ईंटे का लेंटर पड़ता था, तब तो आरसीसी भी नहीं होता था।
इसका मतलब आप ये कहना चाहते थे गांव के अन्य किसी भी मकानों में फॉल्स सीलिंग का या पीओपी का कोई भी प्रचलन नहीं था, इसलिए हमारे दादा ने भी नहीं करवाया। लेकिन पापा ने जब पैसा कमाकर शहर में प्लॉट लिया 40x50 का, तो उसमें बनवाया, क्योंकि उस समय मोहल्ले के हर मकान में वेस्टर्न वॉशरूम था, मोहल्ले के हर मकान में फॉल्स सीलिंग और पीओपी थी। तो हमारी सहेलियां बताती थी कि अपने घर में भी करवाना। मैंने भी पापा से कहा पापा फॉल्स सीलिंग करवाओ, पापा ने करवा लिया। ओहो, इसका मतलब ये है कि आपके गांव वाले मकानों में जो चीजें शामिल नहीं थी, उसके पीछे का मुख्य कारण यह था कि उस समय गांव के किसी भी मकान में पीओपी या फॉल्स सीलिंग नहीं होती थी। ठीक उसी प्रकार से जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो दुनिया के किसी भी देश में मौलिक कर्तव्यों की सूची नहीं दिखाई देती थी। जब भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था, उस समय दुनिया के ज्यादातर देशों में, ज्यादा मतलब 80% देशों में मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची नहीं थी, फंडामेंटल ड्यूटी की कोई सूची नहीं थी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं का भी ध्यान मौलिक कर्तव्यों की ओर नहीं गया। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं का ध्यान मौलिक कर्तव्यों की ओर नहीं गया सर। लेकिन समय के साथ जब यह महसूस होने लगा कि अब कमर दर्द के बाद दादा दादी के लिए एक वेस्टर्न वॉशरूम भी होना चाहिए, घर को सुंदर बनाने के लिए एक पीओपी की आवश्यकता होनी चाहिए, वरना हम समाज से कट जाएंगे, तब हमने शामिल कर लिया। ये कौन सी बड़ी बात है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे देश को भी यह आवश्यकता महसूस होने लगी कि नागरिकों के विकास के लिए केवल अधिकार जरूरी नहीं है, इनके कल्याण के लिए राज्य को केवल निर्देश जरूरी नहीं है, बल्कि देश के विकास के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, अपने कुछ ड्यूटी भी होने चाहिए। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, लेकिन कर्तव्य विहीन अधिकार व्यक्ति को तानाशाह बना देते हैं। लेकिन कर्तव्य विहीन अधिकार व्यक्ति को तानाशाह बना देते हैं। आप ये घर में दावा करते हैं मेरा अधिकार है पापा आपको फीस देना होगा, मेरा अधिकार है मुझे दीपावली में कपड़ा दिलाना होगा, मेरा अधिकार है मुझे अच्छी भोजन खिलाना होगा, मेरा अधिकार है मुझे आपको घुमाना होगा। अरे आपका कर्तव्य भी है कि अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करिए, आपका कर्तव्य भी है बड़ों का पैर छूइए जब घर में आए या उनको रिस्पेक्ट दीजिए। अरे आपका कर्तव्य भी है घर की जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए, आपका कर्तव्य है घर में माता पिता की तबीयत खराब हो बाजार से जाके सब्जी लाइए। आप कह नहीं मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करूंगा लेकिन मुझे अपने अधिकार चाहिए, ये तो तानाशाही है भाई, ये तो निरंकुशता है, ये तो मनमानापन है। आपको जितने भी अधिकार दिए गए हैं ये अधिकार किसी न किसी कर्तव्य के सापेक्ष में है। अगर आप अपना विकास के लिए अपने पापा से अधिकार चाहते हैं तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है अपनी कुछ ड्यूटी निभाइए ताकि आपके परिवार का सम्मान बना रहे। तो आपका भी एक कर्तव्य है कि अपने मम्मी पापा की इच्छाओं के अनुसार ही काम करिए, अपने मम्मी पापा के इच्छा और खुशी से ही अपना विवाह करिए। आप अपने अधिकारों को चाहते हैं लेकिन अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, कर्तव्य के बगैर अधिकार चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि इमरान सर पढ़ाएं क्योंकि मेरा अधिकार है, मैंने पैसा दिया है। आप ये चाहते हैं कि मुझे रेगुलर क्लास चलाएं क्योंकि पीडब्ल्यू को मैंने पेमेंट की है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि अच्छे क्लास को चलाने के लिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं हम क्लास को चलाने के लिए मेरे कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मैं क्लास में अनुशासन बना के पढ़ूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं क्लास में टीचर के निर्देशों का पालन करूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं रेगुलर क्लास करूं। अपने कर्तव्य को आप भूल जाते हैं, केवल अधिकार चाहते हैं। केवल अधिकारों चाहेंगे और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो व्यक्ति तानाशाह बन जाएगा, व्यक्ति निरंकुश बन जाएगा और ये देश के विकास का बाधक बन जाएगी। व्यक्ति मनमाना हो जाएगा, व्यक्ति अनुशासित नहीं होगा, देश के प्रति उसकी निष्ठा समाप्त हो जाएगी, वो अपने कर्तव्यों को भूल जाएगा कि देश ने मुझे इतना कुछ दिया है, सरकारों ने इतना कुछ किया है, अरे हम भी तो कुछ कर सकते हैं इस देश के लिए, हम भी तो कुछ भागीदारी कर सकते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने में। आप ये भूल गए, ये करना होगा, हमें भी करना होगा, आपको भी करना होगा, 140 करोड़ की आबादी को करना होगा। हमें केवल अधिकार नहीं चाहिए, हमें केवल राज्यों के निर्देश नहीं चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होगा। इसीलिए जब समय के साथ ये महसूस होने लगा कि अब वक्त आ चुका है, नागरिकों को उनको कर्तव्य भी बताना होगा। अगर नागरिकों को उनके कर्तव्य नहीं बताए गए तो नागरिक तानाशाह बन जाएगा, नागरिक निरंकुश बन जाएगा, नागरिक मनमाना हो जाएगा, वह अधिकारों के बलबूते कुछ भी करने लगेगा और कुछ भी करते करते राज्य के कार्यों में व्यवधान डाल देगा, जिससे कि शासन प्रणाली में अराजकता आ जाएगी। इसीलिए सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, इसीलिए
इसीलिए सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर एक संशोधन किया गया भारतीय संविधान में, जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके माध्यम से भाग 4 के बाद एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 51 का, और प्रारंभ में नागरिकों को 10 कर्तव्य सौंपे गए और अभी वर्तमान में वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं, और अभी वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। और इस 11वां कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और ये विचार कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का? ये मौलिक कर्तव्य का जो विचार लिया गया है वह पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, यानी कि रूस से लिया गया है। क्योंकि प्रत्येक अधिकार हमें किसी न किसी कर्तव्य के सापेक्ष में मिले हैं, और हमें 11 कर्तव्य दिया गया। और क्या कहा गया? मेरे देश के नागरिकों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संविधान का पालन करिए, राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का आदर करिए, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखिए, देश की रक्षा करिए, देश की सेवा के लिए तैयार रहिए, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए तैयार रहें, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो किसी भी भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग से परे हो, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा करें, देश की संप्रभुता की रक्षा करें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें, हिंसा से दूर रहें, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, पर्यावरण का संरक्षण करें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें, भारत की बहुलवादी संस्कृति का संरक्षण करें। और प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का उचित माहौल दें। क्या लाभ होगा इससे? जैसे आपने कहा कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास करना और विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करना है, वहीं दूसरी ओर आपने कहा कि डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या था? मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या होगा? इन फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में शामिल करके इन कर्तव्यों को हम 140 करोड़ लोगों को सौंप करके क्या इंपॉर्टेंस मिलेगा? क्या विशेष हो जाएगा भारतीय समाज में? हम नैतिक हो जाएंगे, हम अनुशासित हो जाएंगे, हमारे अंदर राष्ट्र की भावना का विकास होगा, हम देश की एकता को, अखंडता को सुनिश्चित कर पाएंगे, समाज में भाईचारा आएगा, नफरत वाली ताकतें समाज समाप्त हो जाएंगी, पर्यावरण के संरक्षण में हम भी अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास कर पाएगा, हम सब हिंसा से दूर रहेंगे, हम प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखेंगे, वी भावना की फीलिंग आएगी, हम अपनी संस्कृतियों का संरक्षण कर पाएंगे, जिससे एक अखंड भारत की स्थापना हो पाएगी, एक बहुलवादी संस्कृतियों की सुरक्षा मिल पाएगी, तिरंगे के प्रति हमारा सम्मान, हमारी निष्ठा, हमारा प्यार बढ़ पाएगा, और इन सब से एक मजबूत भारत का निर्माण हो पाएगा। यानी कि जहाँ एक तरफ मौलिक अधिकार के रूप में आपको कुछ अधिकार दिए गए ताकि आपका विकास हो जाए, वहीं दूसरी तरफ डीपीएसपी के माध्यम से राज्य को कुछ निर्देश दिया गया ताकि समाज का कल्याण हो पाए, वहीं मौलिक कर्तव्य के माध्यम से हमें कुछ ड्यूटी सौंपे गए ताकि देश का कल्याण हो पाए। तो मौलिक कर्तव्य हमें और आपको दिए गए हैं ताकि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके देश के उत्थान में अपनी भूमिका अदा करें। डीपीएसपी राज्य को निर्देश दिया गया है ताकि राज्य इन निर्देशों का पालन करके एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके, एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके, एक समतामूलक समाज का निर्माण कर सके। और मूल अधिकार हमें दिए गए हैं
ताकि हमें ऐसा माहौल मिल सके जिससे हमारा चहुमुखी विकास हो सके और विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आज अगर आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकार, निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के उद्देश्यों को और इनके अंतर को स्पष्ट कीजिए, तो हमारा हर बच्चा इसका अंतर बता सकता है, जो कि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। अभी तो मैंने केवल इसकी एंट्री और इसका उद्देश्य बताया है, लेकिन मेरा हर बच्चा अब समझ गया होगा फंडामेंटल राइट का मर्म क्या है, डीपीएसपी का मर्म क्या है और फंडामेंटल ड्यूटी का मर्म क्या है। फंडामेंटल ड्यूटी हमें सौंप कर हमें नैतिक और अनुशासित बना दिया गया देश के प्रति, ताकि देश के कल्याण में हम अपनी भूमिका अदा कर पाए। निदेशक तत्वों के माध्यम से राज्य को बाध्य कर दिया गया ताकि वो समाज का कल्याण कर पाए। मौलिक अधिकार के माध्यम से हमें मजबूत कर दिया गया, हमें ऐसी परिस्थितियां दे दी गई ताकि हम अपना विकास कर सके और विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति को कंट्रोल किया जा सके। और ये तीनों प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, जो कि भारत की एक अहम और विशिष्ट विशेषता मानी जाती है। उर्मिला जी कह रहे सर लेकिन एक बार और रिवीजन करना होगा। रिवीजन तो अभी बहुत बार करना होगा, एक बार नहीं, एग्जाम देते देते 10 बार रिवीजन करना होगा। और जब मैं पढ़ा दूंगा तब तो रिवीजन की भी जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। अभी तो मैंने केवल एंट्री बताई है, अभी तो मैंने केवल कॉन्सेप्ट बताया है, अभी तो मैं केवल इनका पर्पस बताया है, इनका उद्देश्य क्या है, ताकि आप ये समझ पाए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को जो शामिल किया गया है, इनके पीछे की मंशा क्या थी, इनके पीछे का उद्देश्य क्या था, इससे क्या लाभ होगा। तो मैंने आपके तीनों की विशेषता बता दी, एक तीन विशेषता। अब इसको नोट्स में जाकर के फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और जो मैंने मौलिक कर्तव्य में लिखा है उसको 5 बार पढ़ना है। इतना आसान होता ना उर्मिला कुशवाहा, तो हर बच्चा एसडीएम बन जाता, हर बच्चा डिप्टी एसपी बन जाता। अभी क्या, अभी तो केवल पॉलिटी पढ़ रहे हो, अभी हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, इकोनॉमी भी आएगा, साइंस भी आएगी, करंट अफेयर भी आएगा, यूपी स्पेशल भी आएगा, एथिक्स भी आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आएगी, आईआर भी आएगा, गवर्नेंस भी आएगा, सिक्योरिटी भी आएगी, डिजास्टर भी आएगा, सोशल जस्टिस आएगा, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, इंडियन सोसाइटी आएगा, इन्वायरमेंट आएगा, इकोनॉमी आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी आ जाएगा, जीएस पेपर 5 और 6 के 44 टॉपिक आएंगे, तो पूरी खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में। तो पूरी खिचड़ी पक जाएगी। इसी खिचड़ी को तो अलग करना है। जब आप मेहनत करोगे, सीखोगे, तो अभी क्या मिक्स हो रहा है, अभी तो शुरुआत हुआ है बाबू। उर्मिला कुशवाहा, अभी तो केवल जीवन की शुरुआत हुई है। आप प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप एक 19 करोड़ की आबादी में 1% का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। 1% का हिस्सा बनना इतना आसान काम है? अभी से घबरा गए? अभी तो ये पहली मंजिल, अभी से आप घबरा गए? अभी तो शुरुआत हो रही है। अभी तो हम भी अपने पूरा फुल गियर नहीं लगाए हैं, अभी तो हम भी रिहर्सल कर रहे हैं आपके साथ, अभी तो हमने भी अपनी एक्सेलेटर नहीं दबाया है अभी, और अभी से मिक्स होने लगा। मेहनत करना पड़ेगा, चीज़ों को जब दोहराएंगे, जब पढ़ेंगे, जब सोचेंगे, जब विचार करेंगे, तब चीज़ें अलग होंगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ों को ऊपरी तौर पर आप देखेंगे, ऊपर ऊपर, वह हो सकता है आपको शुरू में बड़ी आसानी दे दे, लेकिन उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपको मोती प्राप्त करने के लिए समुद्र की तलहटी पर जाना होगा। कहने का मतलब है कि विषय वस्तु के गहराई में जाना होगा, सब्जेक्ट के अंदर घुसना पड़ेगा। कहाँ तक? जहाँ तक आयोग पूछता है। अगर वहाँ तक नहीं घुसे तो मोती आपके हाथ नहीं लग पाएंगे। तो ये दिक्कतें तो आएंगी धीरे धीरे भाई, इतना आसान है। एक साथ क्या कि उधर संसदीय व्यवस्था समझ रहे हो, इधर अध्यक्षी समझ रहे हो, उधर उसके गुण देख रहे हो, फिर इसके दोष देख रहे हो, उसी में फंडामेंटल राइट आ जा रहा है, उसी में संसदीय सर्वोच्चता आ जा रही है, उसी में न्यायिक सर्वोच्चता आ जा रहा है, उसी में नम्यता और अनम्यता का मिश्रण आ जा रहा है, उसी में संविधान संशोधन आ जा रहा है। तो ये तो अलग अलग चीजें आएंगी ही, वो तो आपके दिमाग का काम है कि उसको अलग करते रहना है ना।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, दिक्कत मत करना, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप लोग, मैं आपके साथ हूँ। अब अगर आज पीडब्ल्यू का हिस्सा बन गए ना, तो मैं कल्याणकारी टीचर हूँ, समान टीचर नहीं हूँ, मैं कल्याणकारी टीचर हूँ। मेरी जिम्मेदारी केवल पॉलिटी पढ़ा देना नहीं है, मेरी जिम्मेदारी आपकी हर उलझनों का समाधान करना है, मेरी जिम्मेदारी आपके हर मोड़ पे खड़े रहना है, मेरी जिम्मेदारी आपकी हर समस्या का समाधान करना है, मेरी जिम्मेदारी आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, मेरी जिम्मेदारी आपको सही और गलत के बीच का अंतर बताना है, मेरी जिम्मेदारी कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या हर हाल में करना है, वो सब बताना है। तो इस सफ़र में, इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मेहनत करने मैं नहीं आऊँगा। मैं मेहनत करके केवल बोर्ड के इस पार खड़ा होकर मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उस पार की लड़ाई आपको लड़नी है। उस लड़ाई में अगर आप कमज़ोर पड़ेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उस लड़ाई में जब जब अड़चन आएगी तो मैं आपके सामने खड़ा मिलूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अभी कुछ मत करिए, संविधान की कौन सी बुक लेने, अभी बुक किताब उताब चक्कर छोड़ दीजिए, अभी किताब उताब का सब चक्कर छोड़ दीजिए। किताब एक के है लक्ष्मीकांत, लेकिन अभी सब छोड़े रहिए, अभी मैं जितना कर रहा हूँ उतना करते रहिए। बस अभी आप क्लास को सुनिए, जितना एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 2 बार सुन लीजिए, 3 बार सुन लीजिए, और हमारे नोट्स को पढ़िए। अभी अभी इतना करिए, मैं फिर बताऊंगा किताब में क्या करना है, कैसे करना है, घटना चक्र कैसे करना है, सब बताऊंगा। चलिए, अब मैं आपको 3 और विशेषता बताना चाह रहा हूं, अब मैं आपको 3 और विशेषता बताना चाह रहा हूं। एक आपका कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। दूसरा, आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, आपातकालीन व्यवस्था इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था भी संविधान में शामिल है। ये 3 विशेषताएं भारतीय संविधान की और है। न्यायपालिका का बारे में थोड़ी बहुत चर्चा मैं कर ही चुका था आपको पहले भी। शॉर्ट नोट्स कल जब मैं शुरू करूंगा ना, शुरुआत में बता दूंगा। सपना मैंने कमेंट देख लिया आपका, क्योंकि अब टॉपिक पूरा करना है, याद आ गया, मैंने वादा किया था आपको एक दिन बताने का, फिर टाइम मिल नहीं पाया। मैं कल जब शुरू करूंगा तो यहीं से बताऊंगा बात, हाँ, कल यहीं से कहानी में शुरू करूंगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। क्यों किया गया है? क्योंकि भारत क्या है? एक संघात्मक देश है। संघात्मक देश में क्या होता है? केंद्र एवं राज्य के मध्य, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों के बंटवारे में समस्या क्या आएगी? कई बार विवाद हो जाएगा बंटवारे में। जब विवाद होगा तो उसके समाधान करने के लिए एक संस्था चाहिए, एक समाधान करने के लिए एक संस्था चाहिए। और उस संस्था कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए, जो किसी से प्रभावित ना हो। निष्पक्ष होना चाहिए, जो किसी के साथ भेदभाव ना करे। तभी संघात्मक देश सफल हो पाएगा, अन्यथा संघात्मक देश सफल नहीं हो पाएगा। संघात्मक देश को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि एक न्यायपालिका होनी चाहिए, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो विवादों का निपटारा कर सके। वह संस्था स्वतंत्र होना चाहिए, वह संस्था निष्पक्ष होना चाहिए। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर, अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर क्या किया? अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष
न्यायपालिका का प्रावधान किया। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया। अब कोई पूछेगा कि न्यायपालिका लाई क्यों जाती है, क्यों भारत के लिए न्यायपालिका जरूरी थी और न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष क्यों होनी चाहिए, तो आप उनसे जवाब दीजिएगा क्योंकि भारत एक फेडरल कंट्री है, भारत एक संघात्मक देश है। हमारे सर ने हमको पढ़ाया है कि संघात्मक देश का पहला लक्षण होता है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। जहां बंटवारा होता है वहां विवाद होता है, जहां विवाद होता है वहां समाधान चाहिए, समाधान करने के लिए एक संस्था चाहिए, संस्था ऐसी स्वतंत्र होनी चाहिए यानी कि किसी से प्रभावित ना हो, ऐसी संस्था निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि वह भेदभाव ना करे। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर क्या किया, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया। अच्छा ये बताइए, केवल ऐसे कह दिया गया कि भारत में स्वतंत्र? अनीता सूर्या जी ने कहा है कि सर राइटिंग के लिए डेली क्वेश्चन दिया करो सर प्लीज। अरे पहले कुछ ज्ञान तो बटोरिए, क्वेश्चनवा कहां से दूं अभी। अनीता सूर्या जी कह रही हैं कि सर रिटर्न करने के लिए डेली क्वेश्चन दीजिए। अरे लिखने के लिए पहले ज्ञान चाहिए, अभी ज्ञान दे रहा हूं, कुछ ज्ञानवा आपके दिमाग में पहले पहुंचे तब तो सवालवा दे। जब तक ज्ञाने ले क्या लिखोगे, किसका क्वेश्चनवा दे आपको हम। तो लिखने के लिए पहले जरूरी है आपके पास ज्ञान होना चाहिए, अभी ज्ञान दे रहा हूं आपको मैं। थोड़ा समझ डेवलप कर लीजिए, पहले संविधान के बारे में कुछ समझ लीजिए। अभी दो चार 5 दिन और लगेगा समझ डेवलप करने में। जब उतनी समझ डेवलप हो जाएगी तो मैं सवाल देना शुरू कर दूंगा, मैं सवाल देना तब आपको शुरू करूंगा, ठीक है अनीता, मैं दूंगा, मुझे सब पता है कब सवाल देना है, कब प्रैक्टिस कराना है। आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं, 10 साल में 10 लाख लोगों को पढ़ा के विदा किया। मुझे सब पता है कब इंजेक्शन चाहिए, कब ग्लूकोज चाहिए, कब बेड रेस्ट चाहिए, कब सैलड चाहिए, सारी चीजें मैं जानता हूं। लेकिन सबका अपना समय है, मैं दूंगा, लिखवाऊंगा, मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा, प्रीलिम्स के कुछ सवालों को बीच बीच में मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, हर कला करूंगा मैं। लेकिन जब उसके लायक बन जाओगे तब ना, तो अभी परेशान मत होइए, मैं मेंस का सवाल दूंगा। मेंस का सवाल में क्या लिखोगे, अभी आपको थोड़ा नॉलेज तो हो जाए, एक आध टॉपिक मेंस का समाप्त तो हो। जब भारतीय संविधान की विशेषता समाप्त हो जाएगी तो आप लिखने लायक बन जाएंगे, तब मैं आपको मेंस के तरीका बता करके सवाल देता रहूंगा और आप लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, परेशान मत होना सानिया। तो इसलिए स्वतंत्र और भारत में केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की प्रावधान नहीं किया गया, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के लिए, बल्कि न्यायपालिका के स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के लिए संविधान में कुछ प्रावधान भी किए गए। संविधान में कुछ प्रावधान भी किए गए। ये डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, मुख्य परीक्षा में, यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों में, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए संविधान में किए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। लिखिए अब आप इस पे उत्तर लिखिए। अब कैसे लिखेंगे, पहले जानेंगे तब ना। हाँ सानिया, आपने नहीं कहा था, किसी और ने कहा था, कोई बात नहीं, जिसने भी कहा हो, बच्चे आप भी हैं, बच्चा वो भी होगा। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है मेंस में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को स्पष्ट किए, या संविधान में दिए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में कैसे लिख पाएगा, मैं प्रश्न दे दूं लिख के लाओ कल, पहले समझना जरूरी है। और समझने के लिए एक चीज और बता दूं मैं, मेंस की आंसर राइटिंग के लिए कई बार क्या होता जानते हैं, अभी बच्चे जो, ये थोड़ा मैं एक बात और समझाना चाहता हूं, जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे तो मेंस की आंसर राइटिंग का कोई एक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही टॉपिक से नहीं मिलता है, उस प्रश्न का उत्तर इस टॉपिक से भी मिलेगा, इस टॉपिक से भी मिलेगा, इस टॉपिक से भी मिलेगा, इस टॉपिक से, चारों टॉपिक से अपने
कंटेंट को चुराएंगे तब जाकर एक उत्तर तैयार होता है। तो केवल एक टॉपिक पढ़ के मैं प्रश्न कैसे दे दूं बिना 4 टॉपिक को क्लियर करें? बात समझ पाए आप लोग ना? बात लोग समझ पा रहे हैं? प्रीलिम्स को आप जहां पढ़ते सवाल वहीं मिल जाता है, लेकिन मेंस का उत्तर आपको एक सवाल का वहीं से नहीं मिलता जो आप पढ़ते, उसका संबंध किसी दूसरे से भी होता है। दैट इज मेंस। मैंने आपको बताया था कि क्लास में ना, प्रीलिम्स का मतलब है कि द्वार में पड़े हुए कूड़े को चिमटी से उठाना है, और मेंस का मतलब होता बड़े कूचे को, पूरे द्वार को बहारना है, बटोरना है, साफ करना है। इसका मतलब इसके लिए जरूरी है पहले पूरा द्वार दिखा दिया जाए, तब तो बटोरेंगे, वरना क्या बटोरेंगे जब अभी कंकड़ों से केवल बुनने का काम कर। इसीलिए मेंस की आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले कम से कम 30% बच्चों को ज्ञान हो जाना चाहिए। कम से कम बच्चों को 30% ज्ञान हो जाना चाहिए। और मैंने कहा कि भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ते पढ़ते आधा संविधान समझ में आ जाएगा, तब मैं प्रश्न देना शुरू कर दूंगा। यह है तरीका आपका आंसर लिखने का। ठीक, चलिए, तो मैंने कहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए हैं। वह महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या किए गए हैं जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली प्रावधान किया गया है कोलिजियम व्यवस्था। अभी समझाऊंगा सब में। कोलिजियम व्यवस्था। दूसरा प्रावधान किया गया है न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। तीसरा प्रावधान किया गया है वेतन भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। चौथा प्रावधान किया गया है सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्ति दी गई है। पांचवा प्रावधान किया गया है वकालत पर प्रतिबंध है। कब? सेवानिवृत्ति के बाद। ये मेंस पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सेवानिवृत्ति के बाद। दूसरी बात, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस पर प्रतिबंध है। न्यायाधीशों के आचरण पर बहस पर, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस पर, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस पर प्रतिबंध है। ये बात का आर्टिकल भी पूछा जाता है। ये बात अनुच्छेद 121 में लिखी है। साथ ही साथ हटाने की जटिल सॉरी साथ ही साथ हटाने की जटिल प्रक्रिया। हटाने की जटिल प्रक्रिया, ये सारे प्रावधान, दैट इज मेंस। ये मेंस है कि भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया जा सके, केवल ऐसे कहा नहीं गया है, बल्कि उसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान भी किए गए हैं। जैसे अगर कहा जाए कि इमरान सर आप बिंदास होकर पढ़ाइए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर पढ़ाइए, बच्चों के लिए जो हित में हो वही करिएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए कोई प्रावधान भी किया जाएगा पीडब्ल्यू के द्वारा, केवल ऐसे कह दिया जाएगा। जब तक हमारी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए प्रावधान नहीं करेंगे तब तक हम खुल के पढ़ा भी नहीं पाएंगे। लेकिन पीडब्ल्यू ने हमसे कहा है, अलख पांडे सर ने हमसे कहा है कि मैं भी एक टीचर हूँ सर, आप भी एक टीचर हैं। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि टीचर टीचर की गरिमा को समझता है, टीचर टीचर के उद्देश्य को भी समझता है। आप पढ़ाइए, बस बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, बच्चों का ज्ञान बढ़ना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए। इस बात की परवाह किए बगैर कब क्या पढ़ाना है, कब कैसे पढ़ाना है,
बच्चों को डांटने पे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ऑफलाइन में क्लास से बाहर निकाल देने पे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आप इस बात का टेंशन मत लीजिएगा। आप जो भी काम करिएगा बच्चों के हित में करिएगा, आपके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। आप 5 साल के लिए पीडब्ल्यू में फिक्स हैं, आप अपनी इच्छा से छोड़ के जाएंगे, पीडब्ल्यू आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे ऐसे शिक्षकों की सख्त ज़रूरत है जो रिजल्ट के लिए काम करते हैं, जो बच्चों की कामयाबी के लिए काम करते हैं, जो पाठ्यक्रम नहीं पूरा करते हैं। तो मुझे पता है कि मैं आपको कितना भी डांटूं, मैं आपको कितना भी फटकारूं, मैं क्लास में कितना भी स्ट्रिक्ट रहूं, आप मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अलग सर को, पीडब्ल्यू को ये पता है कि पिछले 10 सालों में मैंने क्या किया है और मैं बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ। वो सब जानते हैं कि इमरान सर जो बच्चों के लिए करेंगे वो उनके हित में होगा तभी करेंगे। किसी को डांटेंगे तो ज़रूरी होगा, किसी को कुछ समझाएंगे तो आवश्यक होगा, गलत नहीं करेंगे। जिस दिन हमारे ऊपर से ये खतरा हट जाएगा कि इमरान सर अगर एक बच्चे ने भी कह दिया कि सर तो कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, सर तो कभी कभी डांट देते हैं, कोई एक बच्चा आपसे नाराज हो गया, तो उसी दिन आपका पीडब्ल्यू से संबंध खत्म हो जाएगा। तो मैं अपना काम करने की बजाय आपको खुश करने में ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, लेकिन मैं खुश करने पर 1% भी ध्यान नहीं रखता, और आपको तैयार करने पर मैं 100% ध्यान रखता हूँ। इस बात की परवाह किए बगैर आप हमारे फॉलोअर बनेंगे कि हमारे आलोचक। मुझे पता है कि जिस दिन मैं विदा करूंगा आप मेरे सबसे बड़े प्रशंसक बन के विदा होंगे। क्योंकि जब बात पॉलिटी पढ़ाने की आएगी और आपके कैरियर की आएगी, जब आपके ज्ञान की आएगी, तब आपको लगेगा इससे बेहतर मुझे कहीं नहीं मिला। हो सकता है क्षणिक समय के लिए आप कुछ पल के लिए नाराज हो जाए, कुछ पल के लिए बुरा लग जाए, लेकिन जब आप पॉलिटी सीख कर विदा होंगे तब आपको लगेगा काश हर शिक्षक मुझे ऐसा मिल जाता। ये भाव मेरे अंदर कहाँ से आया? क्योंकि पीडब्ल्यू ने हमारी स्वतंत्रता और निष्पक्षता तय कर दी है। उसी प्रकार से भारत में केवल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए संविधान में प्रावधान भी कर दिया गया है, ताकि न्यायपालिका के कार्यों में विधायिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप न हो, ताकि न्यायपालिका किसी के साथ भेदभाव न कर पाए, वह स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके, संविधान की रक्षा कर सके, मूल अधिकारों की गारंटी दे सके, संविधान की व्याख्या कर सके और विधायिका कार्यपालिका पर निगरानी कर सके और एक बेहतर देश का निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सके। इसलिए संविधान निर्माताओं ने न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए संविधान में प्रावधान भी रख दिए गए। इन प्रावधानों का मतलब क्या है, कुछ समझाता हूं। यानी कि यानी कि यहां पर क्या कमाल है भाई, अब अच्छा फील हो रहा है भाई कि जब बच्चा पॉलिटी में बात करने लगे, जब बच्चा पॉलिटी में, आयुष शर्मा देखिए क्या शानदार बच्चा है, कह रहा पीडब्ल्यू में अध्यक्षीय व्यवस्था है, संसदीय नहीं। ये बात बच्चा तभी बोल सकता है जब उसके दिमाग में हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तब वो समझ पा रहा है कि अध्यक्षीय व्यवस्था का मतलब क्या है, संसदीय व्यवस्था का। वेरी गुड, एक्सेलेंट आयुष शर्मा, वेरी गुड, शानदार। वो आपने सही बोला गलत बोला तो सेकेंडरी तो बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन आप पॉलिटी में बात करना शुरू कर दिए हैं, ये शानदार बात है। और मैं यही चाहता था कि हमारे बच्चे पॉलिटी के साथ खेलें, हमारे बच्चे पॉलिटी को गुनगुनाएं, हमारे बच्चे पॉलिटी में बातचीत करें, हमारे बच्चे के मुख से पॉलिटी जैसी शब्दावलियाँ, भाषा और कॉन्सेप्ट निकलने लगे, उस दिन मैं अपने आप को कामयाब समझने लगूंगा। जिस दिन ऐसा होने लगेगा उस दिन मैं अपने आप को कामयाब समझने लगूंगा कि बच्चा हमारा पॉलिटी में गुनगुनाने लगा है, बच्चा हमारा पॉलिटी बोलने लगा है और पॉलिटी में एग्जाम्पल और भाषाएं देने लगा। बहुत शानदार, वेरी गुड, एक्सेलेंट। कोलिजियम व्यवस्था क्या होती है? कोलिजियम व्यवस्था न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है, जिसमें यह कहा गया है कि जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो भी परामर्श राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को मानना होगा। अगर ऐसा नहीं कहा जाता तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देता, और राष्ट्रपति वही करता है जो मंत्रिपरिषद कहती है, और मंत्रिपरिषद वही करती है जो प्रधानमंत्री कहता है, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा है। यानी कि कार्यपालिका अपनी इच्छा अनुसार तब न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देती है, और कार्यपालिका का न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप से क्या होता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो जाती। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने तो नहीं, लेकिन बाद में न्यायालय ने अपनी व्याख्याओं के माध्यम से कोलेजियम व्यवस्था को लाया, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यायपालिका में, जिससे भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान हो पाया, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में
कार्यपालिका के हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया है। दूसरा, न्यायाधीशों का एक निश्चित कार्यकाल है। वही बात, अगर मुझे इस बात का खतरा हो, आज पढ़ा रहा हो सकता कल ही हमको हटा दिया जाए, तब हम काम खुल के कर नहीं पाएंगे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब एक बार नियुक्त हो जाता है तो कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर काम करेगा, उसे कोई हटा नहीं सकता है। उसके पहले केवल संसद प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है, जो प्रक्रिया बहुत जटिल है। हटाने की प्रक्रिया को जटिल बनाया गया है, इतना जटिल बनाया गया है 1950 से लेकर के आज 2025 तक कोई भी एक न्यायाधीश इस प्रक्रिया के माध्यम से हट नहीं पाया है। अगर हटाने की प्रक्रिया आसान होती, किसी एक बच्चे से कह देने पे हो जाती, हटाइए इमरान सर को, नहीं पढ़ना है हमें इनसे, और दूसरे दिन इमरान सर हट जाते, तो इमरान सर खुल के काम नहीं कर पाते। इमरान सर को हटाने के लिए अगर पूरा बैच भी लग जाएगा कि नहीं, हमको एक को भी नहीं समझ में आ रहा है, तब भी आपके मानसिक संतुलन पे संदेह करेगा पीडब्ल्यू, हम पर नहीं। क्योंकि अगर हम पर संदेह होता तो 10 लाख बच्चे ऐसा फीडबैक देके क्यों जाते। अगर मान लीजिए आपने कोई षड्यंत्र हमारे खिलाफ रच दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे बच्चे कभी ऐसा नहीं कर सकते, बाय द वे ये सब एग्जाम्पल की बात है। अगर पूरा ये सर्वप्रथम बैच हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर दे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, इनके सारी कहानी खत्म कर देते हैं हम लोग, चलो एक काम करते हैं, पढ़ाता तो बहुत शानदार है वाकई में, मजा तो आ जाता है, लेकिन इनके जो कॉन्फिडेंस है इनको गिरा ही देते हैं। चलो हम लोग सब लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, एक एप्लीकेशन लिखते हैं, अलग पंडे सर के पास भेजते हैं कि सर देख लीजिए, एक बच्चे को नहीं, पूरे बच्चे को नहीं समझ में आ रही पॉलिटी। अलग सर कहेंगे यार पूरा का पूरा सर्वप्रथम बैच 500 बच्चों ने एप्लीकेशन डाल दिया कि इमरान सर की पॉलिटी नहीं समझ में आ रही है, तब भी पीडब्ल्यू संदेह करेगा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है। एक एक पॉलिटी की क्लास में 15-15 लाख बच्चों ने इमरान सर को पढ़ा है, यूट्यूब पर खुला मंच है, आप क्लास उठा के देख लीजिए और बच्चों के कमेंट देख लीजिए। 1000 नहीं, कम से कम 2000 बच्चों ने लिखा था मेरे जीवन में ऐसी पॉलिटी नहीं पढ़ी है। क्या वो 2000 बच्चे बेवकूफ है? अरे सर वो तो जाने दीजिए, आप स्वयं पॉलिटी, आप तो नीट के टीचर हैं, आप तो फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप पॉलिटी पढ़ के देखिए। अगर 7 घंटे की पॉलिटी में वो बंदा पॉलिटी न सिखा दे तो कहिएगा क्या पॉलिटी पढ़ाता है आदमी। और सर ने पढ़ा कि वास्तव में यार मैं तो फिजिक्स पढ़ाता था, लेकिन क्या पॉलिटी, इतनी आसान है पॉलिटी, इतनी इजी है पॉलिटी कि मुझे समझ में आ गई एक बार में, मैं तो साइंस बैकग्राउंड का आदमी हूं। नहीं, इन बच्चों के बैकग्राउंड में कोई दिक्कत है, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, इमरान सर जैसा टीचर पीडब्ल्यू से नहीं जाना चाहिए। तो आपके चाहने से भी मैं नहीं हट सकता हूं, आपके चाहने से भी नहीं हट सकता हूं, ऐसा मेरा कार्यकाल है, क्योंकि मैंने ऐसा पिछले 10 सालों में काम किया है। एग्जाम्पल है ये। उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया तो है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आसानी से कोई षड्यंत्र रच के भी संसद या विधायिका किसी न्यायाधीश को हटा नहीं सकती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के काम कर सके। तो मैंने केवल आपको ये 3 सेगमेंट समझाए हैं, ये और ये। जब मैं मंडे, कल संडे क्लास ऑफ होगी, मंडे को क्लास जब स्टार्ट करूंगा तो वेतन और यहाँ से कहानी आगे शुरू करूंगा। मैंने सोचा था कि अगली कक्षा में भारतीय संविधान की विशेषता पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी मुझे 2 कक्षा और लेनी पड़ेगी, कल मंडे और ट्यूसडे को भारतीय संविधान की विशेषता समाप्त हो जाएगी। ट्यूसडे को भारतीय संविधान की विशेषता समाप्त हो जाएगी और आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान की विशेषता में जितने टॉपिक, 2 टॉपिक, कल संडे है ना, आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं, संडे को क्या करिए, आप हमारे पहले पेज से नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करिए और जहां पर संविधान की पूरी विशेषता पढ़िए, पूरी संविधान की विशेषता के टॉपिक को पढ़िए और साथ ही साथ संविधान की विशेषता के साथ साथ आप शासन प्रणाली वाला एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, शासन प्रणाली को भी अच्छे से आप पढ़िए। इन दोनों टॉपिक को 5 बार पढ़िए। कितनी बार? मिनिमम 5 बार पढ़िए। और कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछिएगा और अच्छे से पढ़िए। फिर आगे इसको मैं समाप्त करूंगा, तब संविधान संशोधन में आपको पढ़ाऊंगा। और एक खुशखबरी की बात बताऊं, कल रात में विभा मैम जो आपके कोर्स को प्लान करती हैं, कंटेंट चीज को देखती है, कंटेंट कितना अच्छा बच्चों को प्रोवाइड कराया जाए, रात में एक मैसेज आया कि सर हम लोग बच्चों को हर सेगमेंट वाइज, यूनिट वाइज आप इतने गहराई के साथ पढ़ा रहे हैं और आपने अपना नोट्स भी दे दिया, उसमें भी बहुत गहरा लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ जैसा आप पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा किताबों के लिए भटक रहा है, ये किताब पढ़े, वो किताब पढ़े, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। हमने भारत भर की किताबों का अध्ययन करके अपनी एक टीम जुटाई है, जो बच्चे पीसीएस इंटरव्यू दे रहे हैं, आईएएस इंटरव्यू दे रहे हैं, आईएएस मेंस लिख रहे हैं, पीसीएस मेंस लिख रहे हैं। ऐसी टीम के माध्यम से मैंने पॉलिटी का कंटेंट तैयार कराया है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है सर, और जो आप पढ़ा रहे उसी गहराई से साथ जाकर और व्यापकता के साथ। तो क्या हम
यूनिट वाइज बच्चों को ये नोट्स दे सकते हैं, आप रिव्यू करके बताइए। कल रात का मैसेज था, तो रात में नहीं, अभी 8 और 9 के बीच में मुझे नाश्ता करते हुए मैंने पीडीएफ को देखा, कंटेंट देखा, मुझे कंटेंट बहुत शानदार लगा कि जिस कैनवास पे मैं जाके पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ये अगर नोट्स बच्चों को मिल गया तो बच्चों की चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। तो इस पर आज निर्णय फाइनल हो जाएगा। अगर वो निर्णय फाइनल हो गया तो आपको कुछ और कंटेंट भी इस नोट्स के अलावा भी दे दूंगा। और ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि हमारे पीडब्ल्यू के छात्रों को, हमारे पीडब्ल्यू को बच्चे को पीसीएस की तैयारी करने के लिए और पीसीएस को क्रैक करने के लिए किसी भी रिसोर्स का सहारा ना लेना पड़े। क्लास का नोट्स, टीचर का लेक्चर और पीडब्ल्यू का नोट्स ही पर्याप्त हो बच्चे को नैया पार कराने में। उसके लिए पूरी तरीके से पूरी टीम लगी है, मैं भी प्रयासरत हूं। अभी और उसका अध्ययन करूंगा और उसका रिसर्च करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ये कंटेंट आपको देने लायक है या नहीं, या आपके लिए कितना बेहतर साबित हो सकता है। मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अभी तो केवल आप हमारे क्लास नोट्स पर और हमारे लेक्चर पर काम करिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग खुश रहिए, सभी लोग अच्छे से पढ़िए, मन को खुश रखिए। कभी भी किसी भी बात से मैं कभी डांटूं, फटकारूं, समझाऊं, किसी को लताड़ूं, किसी को बेइज्जत करूं, सिर्फ इसलिए करूंगा ताकि आप जागें, आपका ईगो हर्ट हो, आप प्रेरित हो, आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाए और एक विचार आपकी जिंदगी बदल दे। इसके लिए मैं ये सब कुछ करता रहता हूं क्लास में। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। मैं आपकी कामयाबी के लिए, आपके उत्थान के लिए अपने बदन में जितना लहू है, हमारे पास जितनी क्षमता और ज्ञान है और अनुभव, वो सब कुछ मैं झोंक दूंगा आपके लिए। बस आप मेहनत करो, खूब ताकत लगाओ, खूब एनर्जी से पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो। बाकी मैं आपके साथ हूं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ